एंडीज पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच उड़ रहा एक विमान अचानक पहाड़ से टकरा जाता है। विंग्स टूट जाते हैं, टेल अलग हो जाता है और विमान का फ्यूजलेज बर्फ की चादर पर फिसलता हुआ 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुक जाता है। 45 में से 33 लोग किसी तरह जिंदा बच जाते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले 72 दिन उनकी जिंदगी के सबसे भयानक दिन होने वाले हैं। -30 डिग्री तापमान, खाने के लिए कुछ नहीं, और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया को लगता है कि वे मर चुके हैं। क्या वे इस नर्क से बाहर निकल पाएंगे? ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है यूरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। 12 अक्टूबर 1972 की सुबह मॉन्टेवीडियो, उरुग्वे के कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुशी का माहौल था। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम के युवा खिलाड़ी अपने परिवार और दोस्तों के साथ चिली के सैंटियागो जाने के लिए तैयार थे। उन्हें वहां ओल्ड बॉयज क्लब के खिलाफ एक मैच खेलना था। टीम के 19 खिलाड़ियों के साथ उनके दोस्त, परिवार के सदस्य और सपोर्टर्स भी जा रहे थे। कुल मिलाकर 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। उम्र थी ज्यादातर 18 से 25 साल के बीच, जवानी से भरे युवा जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। विमान था फेयरचाइल्ड FH-227D, एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप, जिसे उरुग्वे एयरफोर्स ने चार्टर किया था। ये विमान दिखने में मजबूत लगता था, लेकिन पायलट्स इसे लीड स्लेड यानी शीशे की पट्टी कहते थे, क्योंकि इसके इंजन काफी कमजोर माने जाते थे। विमान के कमांडर थे 40 साल के कर्नल जूलियो सीजर फेराडास, जो एक अनुभवी पायलट थे और एंडीज पर्वत को 29 बार पार कर चुके थे। उनके साथ को पायलट थे 41 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लागुरारा। हालांकि लागुरारा के पास अच्छा अनुभव था, लेकिन एंडीज को पार करने में वे अभी भी नए थे, इसीलिए फेराडास उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। सुबह 8:05 विमान ने टेक ऑफ किया। यात्रा का प्लान था कि वे लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके 4 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे। लेकिन अर्जेंटीना के ऊपर से उड़ते समय पायलट्स को खबर मिली कि एंडीज पर्वत पर मौसम बेहद खराब है। तेज बारिश, घने बादल और खतरनाक हवाएं। फेराडास ने तुरंत फैसला लिया कि वे मेंडोसा, अर्जेंटीना में रुकेंगे। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि उरुग्वे का विमान कानूनी तौर पर अर्जेंटीना में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता। अगली सुबह 13 अक्टूबर, शुक्रवार की तारीख, मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन कानूनी दबाव की वजह से उन्हें उड़ना ही था। दोपहर 2:18 विमान ने मेंडोसा से टेक ऑफ किया। एंडीज पर्वत की औसत ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है और फेयरचाइल्ड FH-227D केवल 22,500 फीट यानी करीब 6,900 मीटर तक ही उड़ सकता था। इसीलिए पायलट्स ने प्लानचॉन पास से जाने का रास्ता चुना, एक संकरा रास्ता जहां से विमान सुरक्षित तरीके से पहाड़ों को पार कर सकता था। विमान 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। घने बादलों की वजह से पायलट्स नीचे की जमीन बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। उन्हें पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना पड़ रहा था। शाम 3:21 प्लानचॉन पास को पार करने के बाद लागुरारा ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि वे 1 मिनट में क्यूरिको शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। असल में क्यूरिको तक पहुंचने में आमतौर पर 11 मिनट लगते थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी विमान को उतरने की अनुमति दे दी। लागुरारा को पूरा यकीन था कि वे क्यूरिको को पार कर चुके हैं और अब सैंटियागो के करीब हैं। उन्होंने विमान को नीचे लाना शुरू किया, 18,000 फीट से 11,500 फीट की ओर। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग साफ बता रही थी कि वे अभी भी क्यूरिको से 60 से 69 किलोमीटर पूर्व में थे, यानी वे अब भी एंडीज पर्वत के बीचों बीच थे। और अब जब वे नीचे आ रहे थे तो सीधे पहाड़ों की ओर जा रहे थे। अचानक बादल कुछ हटे। लागुरारा ने सामने देखा और उनकी सांस रुक गई। सामने था विशाल काला पहाड़, बिल्कुल नजदीक। उन्होंने तुरंत विमान को ऊपर खींचने की कोशिश की, फुल पावर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाम 3:30 विमान सीधे पहाड़ की चोटी से टकरा गया। धड़ाम की आवाज के साथ दोनों विंग्स टूट गईं। विमान का टेल हिस्सा हवा में ही अलग हो गया और उसमें 5 लोग थे जो सीधे 12,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। बचा हुआ फ्यूजलेज यानी विमान का मुख्य शरीर अब एक विशाल स्लेज की तरह बर्फ पर फिसलने लगा। अंदर बैठे यात्रियों को लग रहा था जैसे कोई सुपरसोनिक रोलर कोस्टर पर बैठे हों। सीटें उखड़ रही थीं, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। 19 साल के मेडिकल स्टूडेंट रोबर्टो कैनेसा को लगा कि उनके पैर कानों से बाहर निकल जाएंगे। विमान तेजी से फिसलता रहा, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, और फिर अचानक एक झटके के साथ सब कुछ रुक गया।
सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सीटी और घायल लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब धूल और बर्फ का गुबार थमा तो जो सामने था वो किसी डरावने सपने जैसा था। विमान का आगे का हिस्सा एक ग्लेशियर पर 3600 मीटर यानी 12,000 फीट की ऊंचाई पर रुका था। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां थीं। कॉकपिट में कर्नल फेराडास की मौके पर ही मौत हो गई थी। को पायलट लागुरारा बुरी तरह घायल थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। केबिन में सीन और भी भयानक था। 12 लोग क्रैश में ही मर चुके थे। कुछ लोग अपनी सीटों पर ही दम तोड़ चुके थे। कुछ के शरीर विमान के बाहर फेंक दिए गए थे। 33 लोग जिंदा थे, लेकिन ज्यादातर घायल थे। टूटी हड्डियां, गहरे घाव, आंतरिक चोटें। नांदो पराडो को सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी कि वे बेहोश हो गए। उनकी मां और बहन भी विमान में थी। उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई और बहन सुजाना गंभीर रूप से घायल थी। मेडिकल स्टूडेंट कैनेसा ने जब अपने आसपास देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे जिंदा है। पहली रात, सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात। तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। विमान में कोई हीटिंग नहीं थी, कोई कंबल नहीं था। घायल लोग ठंड और दर्द से करा रहे थे। को पायलट लागुरारा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ कहने की कोशिश की। वे बोले कि हम क्यूरिको को पार कर चुके थे। ये गलत जानकारी थी, लेकिन बचे हुए लोगों को इस पर यकीन हो गया। उन्हें लगा कि चिली की सीमा बस कुछ ही किलोमीटर दूर होगी। रात भर 5 और लोगों की मौत हो गई, ठंड, चोट और शॉक से। सुबह तक 17 लोग मर चुके थे और 28 लोग जिंदा बचे थे। लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी, सर्च एंड रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। चिली और अर्जेंटीना दोनों की एयरफोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। बचे हुए लोगों ने सफेद बर्फ पर बड़े बड़े अक्षर लिखने की कोशिश की। उन्होंने विमान के मेटल के टुकड़ों को धूप में रखा ताकि वे चमके और हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। लेकिन विमान का सफेद रंग बर्फ से इतना मिल गया था कि ऊपर से दिखना लगभग नामुमकिन था। दिन बीतते गए, खाने की समस्या गंभीर होती जा रही थी। विमान में बस थोड़ी सी चॉकलेट, कुछ बिस्किट और शराब की कुछ बोतलें थीं। 28 लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था। एक सप्ताह में खाना खत्म हो गया। लोग बर्फ पिघलाकर पानी बना रहे थे। भूख इतनी भयानक थी कि शरीर खुद को खाने लगता था। विमान के अंदर एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जो किसी तरह काम कर रहा था। 21 अक्टूबर को जब उन्होंने रेडियो ऑन किया तो चिली की न्यूज सुनाई दी। खबर थी, सर्च ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरी दुनिया को लगता था कि वे मर चुके हैं, कोई नहीं आने वाला उन्हें बचाने। अब उनके पास सिर्फ 2 विकल्प थे, यही मरना या खुद को बचाने की कोशिश करना। और अब सामने आई सबसे बड़ी और सबसे दिल दहला देने वाली समस्या, खाना। -30 डिग्री में 12,000 फीट की ऊंचाई पर कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ बर्फ और चट्टानें। कैनिसा ने बाद में बताया, हमारे शरीर खुद को खा रहे थे। हम महसूस कर सकते थे कि हमारी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। हम जानते थे कि जवाब क्या है, लेकिन सोचने से ही डर लगता था। लंबी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह पाप है, कुछ ने कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। या तो वे बचे हुए मृत शरीरों का मांस खाएंगे या फिर सब मर जाएंगे। प्रार्थना की गई, रोए और फिर एक समझौता हुआ। हर किसी ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का इस्तेमाल करना ताकि तुम जिंदा रह सको। पहला कदम उठाने में काफी वक्त लगा। कैनिसा मेडिकल स्टूडेंट थे, इसलिए उन्हें शरीर काटने की कुछ समझ थी। उन्होंने कहा, यह कैनिबलिज्म नहीं है। कैनिबलिज्म तब होता है जब आप किसी को मार कर खाते हैं। ये एंथ्रोफेजी है, मृत शरीर का उपयोग जीवित रहने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी कहें, यह सबसे मुश्किल फैसला था। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खा सके, कुछ ने बहुत कम खाया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास हो गया कि जिंदा रहने के लिए यह जरूरी है। बर्फ में जमे हुए शरीर संरक्षित थे, प्रोटीन और फैट जो उन्हें चाहिए था। अक्टूबर के आखिरी दिन आए। 29 अक्टूबर शाम को अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। आसमान से बर्फ का तूफान आ रहा था, एवलांच। बर्फ की विशाल दीवार नीचे आ रही थी, सीधे विमान की ओर। लोगों के पास भागने का समय नहीं था। विमान का फ्यूजलेज तुरंत बर्फ से दब गया। अंदर के लोग जिंदा दफन हो गए। घुटन, अंधेरा, ठंड। लोग चिल्लाने लगे लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। बर्फ ने पूरे विमान को ढक दिया था। अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगी। नांदो पराडो ने किसी तरह एक मेटल पोल से विमान की छत में छेद कर दिया। थोड़ी हवा अंदर आई। धीरे धीरे लोगों ने बर्फ हटाई। 3 दिन बाद जब वे बाहर निकले तो एक और झटका इंतजार कर रहा था। एवलांच में 8 और लोग मर चुके थे। उनमें थी लिलियाना मेथॉल, अंतिम जीवित महिला यात्री। अब बचे थे सिर्फ 19 लोग, 45 में से 19।
और उनमें से भी कई इतने कमजोर हो चुके थे कि चल भी नहीं सकते थे। उनके चेहरे धंसे हुए थे, आंखें अंदर गई थी, हड्डियां दिख रही थी। लेकिन अब एक बात तय हो गई थी, अगर जिंदा रहना है तो खुद को बचाना होगा, किसी की मदद का इंतजार नहीं किया जा सकता। नवंबर के मध्य में कुछ लोगों ने विमान के टेल हिस्से को खोजने की कोशिश की। वे जानते थे कि टेल कहीं नजदीक ही गिरा होगा। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्हें टेल मिल गया, लगभग 2 किलोमीटर दूर। वहां उन्हें कुछ खाना, दवाइयां और बैटरियां मिली, लेकिन सबसे अहम चीज थी रेडियो ट्रांसमीटर। अगर वे इसे चालू कर सके तो शायद मदद मांग सके। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन रेडियो काम नहीं किया। निराशा फिर से छा गई। दिसंबर आ गया। वे 2 महीने से ज्यादा वक्त से यहाँ फंसे थे। अब ये साफ हो गया कि उन्हें खुद पहाड़ पार करके मदद ढूंढनी होगी, लेकिन ये असंभव लग रहा था। पश्चिम में विशाल पहाड़ थे, 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचे। उनके पास कोई माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई कंपास नहीं था। लेकिन नांदो पराडो ने कहा, मैं जा रहा हूँ। या तो मैं वापस आऊंगा मदद लेकर, या फिर मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ बैठकर मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। 12 दिसंबर को 3 लोगों ने यात्रा शुरू की, नांदो पराडो, रॉबर्टो कैनेसा और एंटोनियो विजेंटिन। उन्होंने विमान के इंसुलेशन से एक स्लीपिंग बैग बनाई थी। उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना था, मांस की स्ट्रिप्स जो सुखाई गई थी। पराडो ने 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहनी, 3 स्वेटर्स, 4 जोड़ी मोजे जिन्हें प्लास्टिक बैग में लपेटा गया। वे सोच रहे थे कि वे 2100 मीटर की ऊंचाई पर हैं। असल में वे 3600 मीटर पर थे। पहला दिन, खड़ी चढ़ाई, 30 से 60 डिग्री का स्लोप, हर कदम पर फिसलने का खतरा। पतली हवा में सांस लेना मुश्किल था। रात को तापमान -40 डिग्री तक चला गया। दूसरा दिन, और ऊंचाई, पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरे दिन वे एक रिज पर पहुंचे, 4503 मीटर ऊंची। नांदो को लगा कि अब वे नीचे चिली के ग्रीन वैलीज देखेंगे, लेकिन जो नजारा सामने था उससे उनकी आत्मा कांप गई। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, पहाड़ और पहाड़। जहां तक नजर जाती थी बस बर्फीली चोटियां। वे सोच रहे थे कि चिली बस कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्हें अब भी 50 किलोमीटर से ज्यादा जाना था। विजेंटिन ने हार मान ली और वापस लौट गए, लेकिन पराडो और कैनेसा ने तय किया, हम आगे बढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। उनके पास अब बहुत कम खाना बचा था। वे जानते थे कि शायद वापस नहीं आ पाएंगे। चौथा, पांचवा, छठा दिन वे चलते रहे। पैर छिल गए थे, होंठ फट गए थे, आंखें धूप और बर्फ से जल रही थीं, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने एक नदी को फॉलो करना शुरू किया। नांदो को याद था कि नदियां हमेशा नीचे की ओर जाती हैं, और जहां नदी है वहां इंसान भी होंगे। 8वें दिन, 20 दिसंबर 1972, नदी के किनारे चलते हुए उन्हें अचानक कुछ दिखा, घोड़े और उनके साथ 3 आदमी। पराडो और कैनेसा चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन नदी की आवाज इतनी तेज थी कि कोई सुन नहीं पा रहा था। उन लोगों में से एक, सर्जियो कैटालान नाम का चरवाहा, ने उन्हें देखा। पहले तो उसे लगा कि ये हिप्पीज हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये लोग हड्डियों के ढांचे जैसे दिख रहे थे। अगले दिन कैटालान वापस आया। उसने नदी के पार एक पेन और कागज बांधकर फेंका। पराडो ने कागज पर लिखा, मैं उरुग्वे से प्लेन से आ रहा हूँ जो एंडीज में क्रैश हो गया। मैं यहाँ 2 महीने से ज्यादा समय से हूँ। विमान में 14 और लोग जिंदा हैं। हमें जल्दी से जल्दी बचाना होगा। हमारे पास खाना नहीं है। हम लगभग मर चुके हैं। मदद के लिए कब आ सकते हैं? कृपया हमें बचाने में देरी न करें। कैटालान तुरंत पुलिस के पास गया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगता था कि फ्लाइट 571 के सभी यात्री 2 महीने पहले मर चुके थे। लेकिन फिर अधिकारियों ने जांच शुरू की। 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर्स उड़े, एक नांदो और कैनेसा को लेने के लिए, दूसरा सीधे क्रैश साइट की ओर। जब हेलीकॉप्टर विमान के पास पहुंचा तो बचे हुए 14 लोगों ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वे बाहर भागे, चिल्लाए, रोए, एक दूसरे को गले लगाया। 72 दिन बाद आखिरकार मदद आ गई थी, लेकिन मौसम फिर बिगड़ने लगा। पहले हेलीकॉप्टर में सिर्फ 6 लोगों को निकाला जा सका, बाकी 8 को एक और रात वहीं रुकना पड़ा। लेकिन इस बार उनके साथ थे 2 पैरामेडिक्स, गर्म कपड़े और खाना। अगली सुबह 23 दिसंबर, क्रिसमस से 2 दिन पहले, बाकी 8 लोगों को भी बचा लिया गया। कुल 16 लोग बच गए। 45 में से 16, 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब दुनिया को पता चला कि वे कैसे जिंदा रहे तो हर तरफ बवाल मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो बताया, कुछ ने उनकी निंदा की। कैथोलिक चर्च के कुछ लोगों ने इसे पाप करार दिया, लेकिन पोप ने खुद कहा कि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो समझा जा सकता है। बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनका औसत वजन 40 से 45 किलोग्राम रह गया था, असल वजन से लगभग 30 किलोग्राम कम। कुछ को फ्रॉस्ट बाइट से उंगलियां काटनी पड़ी, लेकिन सबसे बड़ा घाव था मानसिक। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सबसे बड़ी गलती थी नेविगेशन की।
पायलट्स ने सोचा कि वे क्यूरेको के पास हैं, जबकि वे अभी भी पहाड़ों के बीच थे। उन्होंने बहुत जल्दी डिसेंट शुरू कर दिया। अगर वे सिर्फ 3 मिनट और ऊंचाई पर रहते तो ये हादसा कभी नहीं होता। इस घटना ने पूरी दुनिया को सिखाया कि ह्यूमन विल टू सर्वाइव कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हर साल 13 अक्टूबर को वे सब मिलते हैं, जो बचे हैं और जो मर गए उन सब की याद में। 2006 में सर्वाइवर्स में से कुछ लोग फिर से उस जगह गए, एक मेमोरियल बनाने के लिए। एक क्रॉस लगाया गया वहां, जिस पर लिखा है द वर्ल्ड टू इट्स यूरुग्वायन ब्रदर्स। ये कहानी बाद में एक फेमस बुक अलाइव द स्टोरी ऑफ द एंडी सर्वाइवर्स बनी और फिर 1993 में एक हॉलीवुड फिल्म। 2023 में नेटफ्लिक्स ने सोसाइटी ऑफ द स्नो नाम से एक और फिल्म बनाई। लेकिन कोई भी फिल्म या किताब उस असली एक्सपीरियंस को पूरी तरह नहीं बता सकती। 72 दिन -30 डिग्री में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी मदद के। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट, फ्रेंडशिप, फेथ और जिंदा रहने की इच्छा की कहानी है। ये सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।